हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम गैसेस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हमने कुछ फैक्टर डिस्कस कर लिए थे। एक फैक्टर हमारा बचा हुआ था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, उसको देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है उसको किसकी हेल्प से, हेनरीज लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक, क्या बोलता है हेनरी लॉ? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, solubility of a gas solubility of a gas in a liquid is directly proportional to its partial pressure। ठीक है, किसी भी गैस की किसी लिक्विड में सोल्यूबिलिटी उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी गैस की किसी लिक्विड में सोल्यूबिलिटी किसी गिवन टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब किसी गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उस लिक्विड पे, वो उतनी ही ज्यादा लिक्विड में क्या होगी, डिसॉल्व होगी। ठीक, इसी को हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं सोल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म में लेता हूं, तो मोल फ्रैक्शन of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to its partial pressure। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। ठीक है, किसी भी गैस की डिसॉल्व्ड मोल फ्रैक्शन किसी लिक्विड में उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये भी किसने बताया, हेनरी ने बताया। ठीक, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सपोज मेरे पास सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस मोल फ्रैक्शन के टर्म में कितनी है, x। उस गैस का पार्शियल प्रेशर है p, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा x। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है यहाँ पे KH। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, KH को कहा जाता है हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, KH क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे क्या बोला जाता है, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं इस हेनरी कांस्टेंट पर किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब इस KH हेनरी कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिंपल सा सिग्निफिकेंस से क्या मतलब है, KH की वैल्यू के अकॉर्डिंग किसी भी गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो सिमिलरली इसके लिए, ठीक है, सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, KHX। यहाँ से KH की अगर वैल्यू मैं देखता हूँ, ठीक है, तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, P डिवाइडेड बाय X। इसका मतलब जो KH है कांस्टेंट प्रेशर पे, इसके सोल्यूबिलिटी मोल फ्रैक्शन X के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब KH की वैल्यू किसी गैस के लिए ज्यादा होगी तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम। मतलब KH की वैल्यू बढ़ने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखनी है, टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी भी गैस के लिए KH की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जब बहुत सारी गैसेस के लिए स्टडी की गई तो टेम्परेचर बढ़ाने पे KH की वैल्यू बढ़ती हुई मिली, और अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी हमने यही बोला था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अब हम इस KH हेनरी कांस्टेंट की यूनिट की। ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट के लिए रिलेशन क्या है, KH इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय X। X मोल फ्रैक्शन है और मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं कैसी है,
एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक, प्रेशर की यूनिट हम जब जानते हैं, ठीक, या तो बार होगी या टोर होगी, ठीक, बहुत सारी यूनिट्स है। तो केएच की जो यूनिट होगी वो किसकी टर्म में होगी, प्रेशर की टर्म में, और प्रेशर की टर्म में जनरली जिसकी यूनिट ली जाती है वो ली जाती है बार। ठीक है, तो केएच की यूनिट किसकी यूनिट के इक्वल है, प्रेशर की यूनिट के इक्वल, और जनरली क्या ली जाती है, बार की यूनिट। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखते हैं हेनरी लॉ के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं, ठीक है, इस एक्सिस पे मैंने सपोज प्रेशर को लिया, इस एक्सिस पे मैंने मोल फ्रैक्शन या सोल्यूबिलिटी को लिया। रिलेशन क्या बोलता है, P इज इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने इसको इस तरीके से ले लेते हैं ताकि इजीली कंपेयर हो जाए। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर को लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने मोल फ्रैक्शन को लिया, और यहाँ पे के एच कॉन्स्टेंट उसकी जगह एम। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स जो होती है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन के लिए रिलेशन है जो ओरिजिन से होती है। ठीक, तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में जो कर्व आया है वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व, एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन आया है जो क्या बता रहा है, प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात की जाए इस कर्व के स्लोप की, तो इस कर्व का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होता है, हेनरी कांस्टेंट के बराबर। ठीक, अगर पूछ लिया जाए हेनरी कांस्टेंट में या हेनरीज लॉ में प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है हेनरीज कांस्टेंट KH। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अब बात आती है हेनरी लॉ की लिमिटेशंस की। ठीक है, हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस मतलब किन किन कंडीशंस में कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिनमें हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हेनरीज लॉ के लिए लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन है किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, ये हेनरी लॉ बोल रहा है। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन क्या बोलती है, प्रेशर इज नॉट सो हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेनरी लॉ अप्लाई होने के लिए किसी भी गैस का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, तो टेम्परेचर शुड नॉट सो लो। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरी बात, नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द गैस विच इज डिजोल्व। ठीक है, जो गैस डिजोल्व हो रही है उसका सॉल्वेंट में ना तो एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब गैस के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहिए, ना ही उसका डिसोसिएशन होना चाहिए, आयनाइजेशन होना चाहिए, मतलब गैस सॉल्वेंट में डिजोल्व करते टाइम पे आयंस में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फोर्थ, डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। ठीक है, जो गैस है वो सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर ये लिमिटेशंस होगी तो हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। किसी भी गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने पर भी हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा, टेम्परेचर बहुत कम होने पर भी हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा, और अगर कोई गैस सॉल्वेंट में एसोसिएट, डिसोसिएट या सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती है तो भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। ठीक, जैसे HCl एक गैस है, NH3 एक गैस है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होता है, और जब इसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो हेनरीज लॉ अप्लाई हो जाता है। ठीक है, when HCl and NH3 is dissolved in water then Henry's law is not applicable, but when these gases are dissolved in benzene then Henry's law is applicable. Explain the reason। ठीक है, जब इन गैसेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मैंने अभी लिमिटेशंस में बताया, ना तो आयनाइजेशन होना चाहिए गैस का सॉल्वेंट में, ना ही
एसोसिएशन डिसोसिएशन ना ही गैस रिएक्ट करनी चाहिए। जब HCl को वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये H प्लस और Cl माइनस मतलब आयंस में ब्रेक हो जाएगी, इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, NH3 को जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये वाटर से रिएक्ट करके NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। ठीक है, मतलब ये सोलवेंट से रिएक्ट कर रही है, सोलवेंट से आयोनाइज हो रही है, तो हेनरीज लॉ नॉट एप्लीकेबल। बट बेंजीन के केस में ना तो कोई आयोनाइजेशन होता है, ना ही किसी टाइप की कोई रिएक्शन होती है, इसलिए जब इनको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो इजीली हेनरी लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस में मैंने मेंशन करके नोट्स में दी हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन क्या है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सोडा वाटर्स होती है, ठीक है, उनमें CO2 की सोल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए बोतल्स में CO2 को हाई प्रेशर से डाला जाता है और लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर से CO2 जब जाती है तो वो इजीली लिक्विड में सोल्यूबल हो जाती है। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन क्या है, दूसरी एप्लीकेशन है जब लंग्स से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो इजीली ब्लड में रिलीज हो जाती है और हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हाई एल्टीट्यूड्स पे रहने वाले जो लोग होते हैं या हिल क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के कंपेयर में, ठीक है, पहाड़ी एरियाज जो होते हैं, ठीक, वहां पे गैसेस का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन की ब्लड में सोल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। तो वहां पे जो लोग रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम होने की वजह से उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक, एक जिसे बोला जाता है एनोक्सिया। उसमें वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, और ठीक से सोच नहीं पाते। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो अपने साथ एयर टैंक ले जाते हैं अंडर वाटर में ब्रीदिंग के लिए। अंडर वाटर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एयर ब्लड में इजीली डिजोल्व हो जाती है। जैसे ही सरफेस पे आते हैं ग्रेजुअली प्रेशर कम होने की वजह से गैसेस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और वो बबल्स की फॉर्म में ब्लड से बाहर निकलती है। ठीक है, जिससे एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसको बोला जाता है बैंड्स। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, बैंड्स। इस बैंड की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए जो एयर टैंक होते हैं उसमें एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, हीलियम के साथ डाइल्यूट किए गए एयर का मिक्सचर यूज किया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन होता है उसमें 11.7% हीलियम होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 56.2% उसमें नाइट्रोजन होता है और रिमेनिंग, ठीक है, 32.1% उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इस मिक्सचर को बोला जाता है हेलियोक्स मिक्सचर। ठीक है, तो हेलियोक्स मिक्सचर बैंड्स की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए टैंक्स में फिल किया जाता है। ठीक है,